गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। तो आज के सेशन में मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ व्हाट इज टेक्निकल अप्रेजल, मतलब टेक्निकल अप्रेजल क्या होता है। लास्ट सेशन में मैंने आपको प्रोजेक्ट अप्रेजल के बारे में डिस्कस किया था। एक्चुअली पूरी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की मैंने प्लेलिस्ट बना की है। आपने अगर नहीं देखी है और अगर आप देखना चाह रहे हो तो आप जाके देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक डाल दूंगी, प्लस जो क्वांटम पीडीएफ मैंने यहाँ पर लोड कर रखा है उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, हम देखते हैं टेक्निकल अप्रेजल क्या होता है। तो टेक्निकल अप्रेजल इज टेक्निकल रिव्यू टू सर्टेन दैट द project is sound with respect to various parameters such as technology, plant capacity, raw material availability, location, manpower ability, etc. देखो, टेक्निकल अप्रेजल मतलब क्या होता है, पहले ये समझो कि अप्रेजल क्या होता है। अप्रेजल मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, अभी बता रही हूँ। अप्रेजल मतलब क्या होता है, इवैल्यूएशन या फिर एनालिसिस करना। ओके, मतलब आप किसी भी प्रोजेक्ट का आप क्या करते हो, उसके वेरियस एस्पेक्ट पे डिटेल एग्जामिन करते हो, उससे हम क्या कहते हैं, अप्रेजल कहते हैं। ठीक है, अब देखो, टेक्निकल अप्रेजल इज द टेक्निकल रिव्यू टू सर्टेन दैट द प्रोजेक्ट इज। देखो, टेक्निकल अप्रेजल क्या है, यह एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें आप टेक्निकल रिव्यू करते हो किसी भी प्रोजेक्ट के, उसके वेरियस पैरामीटर के एस्पेक्ट में। उसके वेरियस पैरामीटर कौन कौन से हैं, टेक्नोलॉजी, प्लांट क्या कैपेसिटी क्या रहने वाली है, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी कैसी रहेगी, लोकेशन क्या रहेगा, मैन पावर अवेलेबिलिटी कैसी रहने वाला। तो ये सारे फैक्टर पे आप क्या करते हो, टेक्निकल रिव्यू बनाते हो, टेक्निकली एनालिसिस करते हो या फिर इवैल्यूएशन करते हो। टेक्निकल अप्रेजल इज इम्पोर्टेंट एज, टेक्निकल अप्रेजल इम्पोर्टेंट किस लिए है, पहले तो ये इंश्योर करता है कि प्रोजेक्ट क्या हो, टेक्निकली फिजिबल हो, मतलब जो भी इनपुट रिक्वायर्ड है प्रोजेक्ट के लिए वो क्या हो, इजिली अवेलेबल हो। उसके बाद यह क्या करती है, यह एक तरीके का प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन भी डेवलप करती है जिसमें आप प्रोजेक्ट से रिलेटेड उसकी कैपेसिटी क्या होने वाली है, टेक्नोलॉजी क्या रहने वाली है, लोकेशन क्या रहेगी, साइज क्या रहेगी, ये सारी चीजें को आप आसानी से रिव्यू कर लेते हो। उसके बाद क्या है, यूजुअली टेक्निकल अप्रेजल इज कैरी आउट बाय इंडिपेंडेंट एजेंसीज कैरिंग आउट टेक्निकल स्टडीज और बाय द इंस्टीट्यूट बाय देयर इन हाउस टेक्निकल एक्सपर्ट। देखो, यूजुअली टेक्निकल अप्रेजल जो होता है वो इंडियन एजेंसी के द्वारा कैरी की जाती है या फिर टेक्निकल स्टडीज या फिर इंस्टीट्यूशन में रह रहे टेक्निकल एक्सपर्ट के द्वारा कैरी आउट की जाती है। अब देखो, अब क्या है, एक्सपेक्ट ऑफ टेक्निकल अप्रेजल, मतलब टेक्निकल अप्रेजल के कौन कौन से एक्सपेक्ट्स हैं वो देखते हैं। पहले क्या, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और टेक्नोलॉजी, मतलब जो भी आपने प्रोजेक्ट देखी है तो उसका आप क्या करते हो, टेक्निकल रिव्यू करते हो। उसमें ये देखते हो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या रहने वाली है या फिर कौन सी टेक्नोलॉजी सुटेबल रहने वाली है। उसके बाद आप क्या देखते हो, टेक्निकल अरेंजमेंट, मतलब जो भी प्रोजेक्ट आपने डिसाइड किया उससे रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजी यूज होने वाली है या फिर जो भी टेक्निकल अरेंजमेंट करने वाले हैं तो वो आप आसानी से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, तो वो सारी चीजें देखी जाती है। उसके बाद आप मटेरियल इनपुट और उसकी यूटिलिटी देखते हो, फिर प्रोडक्ट मिक्स, प्लांट की कैपेसिटी, लोकेशन एंड साइट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, स्ट्रक्चर एंड सिविल वर्क, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स। तो ये सारे एक्सपेक्ट हैं जो आप क्या देखते हो, उसकी आप टेक्निकल अप्रेजल या टेक्निकल रिव्यू देखते हो। ओके, अब देखो हम एक एक करके ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग, पहला क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस टेक्नोलॉजी, ऑफन 2 और मोर अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजी अवेलेबल। देखो, जरूरी नहीं है कि आप कोई भी प्रोजेक्ट डिसाइड किया तो उससे रिलेटेड एक ही टेक्नोलॉजी होगी, बहुत सारे टेक्नोलॉजी आपके पास अवेलेबल होंगे, बहुत सारे आपके पास अल्टरनेटिव उसके अवेलेबल होंगे। तो आपकी क्या रहती है, आपकी चॉइस किस पे डिपेंड करती है, प्लांट की कैपेसिटी क्या होगी, उसकी यूनिट क्या है, इन्वेस्टमेंट आउटले क्या है, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, उसके बाय प्रोडक्ट या फिर प्रोडक्ट मिक्स आगे जाके क्या होने वाली है, लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है, या उसका ईज ऑफ ऑब्जर्व, मतलब उसको आसानी से अडॉप्ट किया जा सकता है कि नहीं। तो ये सारी चीजें आप क्या देखते हो, ये सारी चीजें आप प्रोजेक्ट के उस कंसिडरेशन पे आप चेक करते हो और उसके बाद आप उस हिसाब से टेक्नोलॉजी को की चॉइस करते हो। दूसरा क्या, टेक्निकल अरेंजमेंट, बहुत जरूरी होता है कि आपके पास एक टेक्निकल कोलैबोरेटर हो या फिर एक गुड कंसल्टेंट हो जिससे जो आपको क्या कर सके, टेक्निकली मैनेजमेंट करके आपको प्रोजेक्ट के लिए दे सके। ओके, या फिर आपको सजेशन दे सके कि आपके लिए, आपके प्रोजेक्ट के लिए कौन सा टेक्नोलॉजी या कौन सी टेक्निकल अरेंजमेंट सही है और कौन सी नहीं, या फिर बाद में वो आपके लिए कैसी रहने वाली है, वो आपके लिए बजट फ्रेंडली है, वो तो ओवरऑल टेक्निकल मैनेजमेंट करके आपको देते हैं। अब देखो, तीसरा क्या है, मटेरियल इनपुट एंड यूटिलिटी। अब क्या देखते हो, मटेरियल की इनपुट क्या होने वाली है और उसकी यूटिलिटी कैसी है, तो उसमें आप क्या कैरेक्टराइज करते हो, उसकी रॉ मटेरियल कौन से इस्तेमाल होने वाले हैं, वो इजीली अवेलेबल है कि नहीं है, वो बजट फ्रेंडली है कि नहीं है, उससे रिलेटेड आप इंडस्ट्रियल मटेरियल और कंपोनेंट देखते हो। फिर आप
मटेरियल की रिक्वायरमेंट्स देखते हो, या फिर फैक्ट्री की क्या सप्लाईज होने वाली है, कैसे करोगे सप्लाई, और ये सारी की आप यूटिलिटी आप चेक करते हो, या फिर आप उसकी रिव्यू टेक्निकली रिव्यू करते हो कि नहीं। उसके बाद क्या, प्रोडक्ट मिक्स। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द यूनिट टू हैव फ्लेक्सिबिलिटी टू अल्टर इट्स प्रोडक्ट मिक्स। देखो, किसी भी यूनिट के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि वो एक ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो क्या हो, फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल मतलब कि एक टाइम ऐसा आता है कि प्रोजेक्ट क्या होता है, आपके प्रोडक्ट डिक्लाइन फेज में जाने लगते हैं, मतलब वो मार्केट में उसकी चॉइस कम होने लगती है। तो आप एक ऐसा प्रोडक्ट बना सको कि अगर मार्केट की कंडीशन चेंज हो रही है तो उसमें भी वो प्रोडक्ट आप क्या करे, आपकी प्रोडक्ट क्या करे, वो सर्वाइव करे। ठीक है, तो इसको ही हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट मिक्स। उसके बाद क्या है, प्लांट कैपेसिटी, नंबर ऑफ यूनिट, मतलब आप गिवन पीरियड ऑफ टाइम में आप कितने नंबर ऑफ यूनिट्स या फिर वॉल्यूम प्रोड्यूस कर रहे हो, उसको ही हम क्या कहते हैं, प्लांट कैपेसिटी कहते हैं। उसके बाद क्या है, लोकेशन एंड साइट। लोकेशन शुड बी क्लोज टू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल और टू द कंजप्शन मार्केट। देखो, आप अपने प्लांट की, ऑर्गेनाइजेशन की लोकेशन ऐसे आपको चूज करना चाहिए जो क्या हो, मटेरियल के सोर्स से नजदीक हो, या फिर आप मतलब कंजप्शन के लिए मार्केट वहां से नजदीक हो। पावर शुड बी, मतलब वहां पर आप जो भी आपने साइट बना रखा है वहां पर क्या हो, पावर इजिली अवेलेबल हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, चीप हो और अनइंटरप्टेड हो। मतलब आप ऐसी जगह लोकेशन देखो जहां पर क्या हो, आसानी से आपको पावर भी मिल सके, और क्या हो, आपके लिए चीप हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो और अनइंटरप्टेड, मतलब आप वहां पर आपको इंटरप्शन ना हो। ठीक है, वाटर अवेलेबिलिटी इज ऑल्सो क्रूशियल, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। वाटर अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी बाय ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और ट्रांसपोर्टेशन की एसेसिबिलिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आप देखते हो, उसके हिसाब से आप लोकेशन और साइट की इवेल्युएशन करने के बाद सिलेक्शन करते हो। अब देखो क्या है, मशीनरी एंड इक्विपमेंट। स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन कैन बी अचीव। देखो, स्मूथ फ्लो ऑफ प्रोडक्शन को तभी अचीव किया जा सकता है जब उसके वेरियस स्टेजेस के जितने भी स्टेज हैं वो सभी क्या हो, अच्छे से मैच हो। एक्सटर्नल कंसल्टेंट मस्ट बी एम्प्लॉयड फॉर प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट। मतलब आपको एक एक्सटर्नल कंसल्टेंट को हायर करना चाहिए जिससे वो आपको मशीनरी और इक्विपमेंट की प्रॉपर सिलेक्शन करके दे सके। उसके बाद क्या है, स्ट्रक्चर एंड सिविल वर्क। इट कंप्राइजेज ऑफ साइट प्रिपरेशन एंड डेवलपमेंट। देखो, स्ट्रक्चर और सिविल वर्क में क्या होता है, इसमें आप क्या करते हैं, साइट की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, उसकी डेवलपमेंट देखते हो, फिर बिल्डिंग और स्ट्रक्चर बनाते हो, फिर उसके बाहरी काम करते हो। तो इसमें भी आप इवैल्यूएशन करते हो कि कोई भी प्लांट खड़ा हो रहा है या कोई भी बिल्डिंग बन रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रही है, तो वो ज्यादा बजट से बाहर तो नहीं है, वो आपके लिए इजिली अवेलेबल है कि नहीं है, उसकी लोकेशन साइट क्या है, ये सारी चीजें आप करते हो। तो स्ट्रक्चर और सिविल वर्क में आप देखते हो कि साइट की प्रिपरेशन कैसी होगी, उसकी डेवलपमेंट कैसी होगी, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, आउटडोर वर्क कैसा, ये सारी चीजें आप देखते हो। अब क्या है, एनवायरमेंटल एक्सपेक्ट। पॉल्यूटिंग यूनिट शुड बी सेट अप इन अप्रूव्ड इंडस्ट्रियल जोन। जो भी आपका प्रोजेक्ट या प्लांट बनने वाला है, ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो पॉल्यूट वो करेगा ही करेगा, तो आपको एक ऐसी जगह पर सेटअप करना है जहां पर क्या इंडस्ट्रियल जोन पहले से ही वो अप्रूव्ड हो, जहां पर आपको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आसानी से आपको परमिशन मिल सके। इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट शुड बी अवेलेबल टू न्यूट्रलाइज द आउटपुट वेस्ट। आपको क्या करना है, ईटीपी प्लांट्स की अवेलेबिलिटी करानी है जिससे आप आउटपुट वेस्ट को कर सको, आसानी से न्यूट्रलाइज कर सको, इन्वायरमेंट को नुकसान ना हो, वहाँ के सोसाइटी को नुकसान ना हो। तो आपको इस तरीके से इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट में भी आपको सोचना है, रिव्यू करना है, उस हिसाब से आपको प्रोजेक्ट डिसाइड करनी चाहिए। अब देखो क्या है, समराइज द 10 स्टेप प्रोसीजर इन्वॉल्व इन क्रिटिकल स्टडी ऑफ टेक्निकल, मतलब टेक्निकल अप्रेजल के क्रिटिकल स्टडी में यहाँ पर आपको कुछ 10 स्टेप प्रोसीजर दिए हुए हैं, उसको हम देखते हैं। ओके, तो पहला क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें क्या करते हो, फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ प्रोडक्ट मोर देन वन टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल। यहाँ पर क्या रहता है, आपको कोई भी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपको एक से ज्यादा टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है। इट विल डिपेंड अपॉन प्रोडक्ट टाइप, क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दैट विच टेक्नोलॉजी शुड बी अडॉप्टेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग द प्रोडक्ट। देखो, यहाँ पर आप आपके प्रोडक्ट के टाइप पे उसकी क्वांटिटी या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट क्या रहने वाली है, उस हिसाब से आप किसी पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी का आप चॉइस करते हो जो कि आसानी से क्या कर सके, आपके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग कर सके, या फिर वो आसानी से आपके प्रोडक्ट के लिए अडॉप्ट किया जा सके। ठीक है, तीसरा क्या, समटाइम वी हैव टू टेक लाइसेंस फॉर यूजिंग द टेक्नोलॉजी ड्यू टू पेटेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी। हाँ, कभी कितने बार ऐसा होता है कि हमें टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है, क्योंकि उसे क्या किया जाता है, उस टेक्नोलॉजी को पेटेंट बना दिया जाता है। पेटेंट मतलब आप किसी टेक्नोलॉजी को, जिस भी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो वो किसी का पर्सनल एसेट है, तो ऑब्वियसली उसकी एसेट यूज करने के लिए आपको उससे लाइसेंस लेनी पड़ती है।
Sometime available resource like skilled and unskilled work material etc are key factor adaptation of technology। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कौन से रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे एम्प्लॉय आपके वर्कर कैसे हैं, स्किल्ड हैं कि नहीं, अनस्किल्ड हैं, या फिर आप कौन से मटेरियल यूज करने वाले हो प्रोडक्शन के लिए। तो ये सारी चीजें भी टेक्नोलॉजी के एडेप्टेशन में की फैक्टर का काम करती है। अब देखो दूसरा क्या, स्केल ऑफ ऑपरेशन। स्केल ऑफ ऑपरेशन इज सिग्निफाइड बाय द साइज ऑफ प्लांट। देखो प्लांट के साइज के हिसाब से आप ऑपरेशन के स्केल को सिग्निफाइड करते हो, और प्लांट का साइज मेनली डिपेंड किस पे होता है, मार्केट पे, जहां पर आप अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड आउटपुट को सेल करने वाले हो। उसके बाद क्या है, इकोनॉमिक साइज ऑफ प्लांट वेरी फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। जो भी इकोनॉमिक साइज होती है प्लांट की, वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट क्या होती है, वेरीज करते रहती है। Plant size mainly depend on the promoter ability to raise fund required to implement the project। देखो कोई भी प्लांट साइज जो होता है वो डिपेंड किस पे करता है, प्रोमोटर एबिलिटी पे, कि वो प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के लिए कितना फंड रेज कर रहा है। If the fund required to implement the project at its economic size is beyond the promoter capacity to arrange for, अगर जो भी प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन करनी है उसके लिए जो फंड रिक्वायर्ड है वो प्रोमोटर की कैपेसिटी के बियॉन्ड जा रहा है, मतलब उससे बाहर जा रहा है, या फिर उसकी जो प्रोजेक्ट की जो इकोनॉमिक साइज है वो काफी बिग है, तो प्रोमोटर के लिए मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तब प्रोमोटर क्या करता है, वो अपने प्रोजेक्ट की साइज को लिमिट करता है, जिससे वो क्या कर सके, आसानी से फाइनेंस कर सके और मैनेजरियल कैपेबिलिटी को भी अवेलेबल रख सके। उसके बाद क्या, whenever a project is proposed to be set up at a size below its economic size, कोई भी प्रोजेक्ट अगर प्रपोज होता है उसके इकोनॉमिक साइज से कम में, इट मस्ट बी एनालाइज्ड वेदर द प्रोजेक्ट विल सर्वाइव एट द प्रपोज है। तो ये देखना या इवैल्यूएशन करना बहुत जरूरी हो जाता है कि प्रोजेक्ट जो है उसके प्रपोज साइज में जो भी मतलब जितने भी इकोनॉमिक साइज में वो बना है उसमें वो सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं। ठीक है, मतलब जैसे देखो कोई भी प्रोजेक्ट का बजट दिया हुआ है, मान लो कोई भी प्रोजेक्ट है उसका बजट 7,000 दिया, वो प्रोजेक्ट किसी हिसाब से कुछ मैनेजमेंट करने के बाद वो प्रोजेक्ट देख रहा है कि 6,000 में ही बन जा रहा है, तो यहाँ पर फिर वो देखता है, इवैल्यूएशन करता है या एनालिसिस करता है कि फिर ये जो 6,000 में जो प्रोजेक्ट बन के आया है ये मार्केट में सर्वाइव कर भी पाएगा कि नहीं, कि इसमें कौन सी चीजें छूट गई है या फिर कौन सी चीजें इसमें एड ऑन करनी है, मतलब ये सारी चीजें भी बाद में इवैल्यूएशन करना पड़ता है। तीसरा क्या है, रॉ मटेरियल। सिलेक्शन ऑफ रॉ मटेरियल हैज ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द टेक्निकल अप्रेजल ऑफ द प्रोजेक्ट। देखो रॉ मटेरियल का सिलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट या ग्रेट इम्पैक्ट डालता है किसपे, टेक्निकल अप्रेजल ऑफ द प्रोजेक्ट। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट के टेक्निकल अप्रेजल पे रॉ मटेरियल का सिलेक्शन बहुत ही ग्रेट इम्पैक्ट डालता है। देखो क्या, फॉर अ गिवन प्रोजेक्ट इफ देयर इज अ रॉ मटेरियल दैट शुड बी यूज। देखो दिए गए प्रोजेक्ट के लिए अगर रॉ मटेरियल है जिसको यूज किया जाना है, उसकी क्या देखी जाती है, क्वालिटी देखी जाती है कि वो उसकी सही है कि नहीं है, वो इफिशिएंट है कि नहीं। अब देखो क्या है, ग्रेड एंड क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल फर्दर डिसाइडेड व्हाट टाइप ऑफ इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी मस्ट बी यूज्ड एंड व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। देखो रॉ मटेरियल के ग्रेड और क्वालिटी के बाद ये डिसाइड किया जाता है कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या रहने वाली है और उससे रिलेटेड कौन सी इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी यूज होने वाले हैं। फर्दर हैंस द cost capital investment required on plant and machinery should be studied before arriving at a decision of choice of raw material। raw material के choice से पहले ये देखा जाता है कि जो भी प्लांट एंड मशीनरी में जो इन्वेस्टमेंट होने वाले हैं उसकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या रहने वाली है, उस हिसाब से रॉ मटेरियल का डिसीजन लिया जाता है। अब क्या है, टेक्निकल नो हाउ। टेक्निकल नो हाउ मीन्स दैट फुल नॉलेज अबाउट द टेक्नोलॉजी एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट। टेक्निकल नो हाउ मतलब क्या होता है कि आपको प्रोजेक्ट से के इन्वॉल्वमेंट में जो भी टेक्नोलॉजी यूज होने वाले हैं या फिर जो भी प्रोसीजर इन्वॉल्व होने वाले हैं उसकी आप क्या रखते हो, फुल नॉलेज रखते हो। ओके, When the technical know-how is provided by the expert consultant, जब आपको technical know-how किसी expert consultant के द्वारा provide किया जाता है, it must be made sure that consultant has requisite knowledge and experience about the project। तो आपको ये श्योर होना चाहिए कि जो भी आप कंसल्टेंट हायर कर रहे हो उसको प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या हो, अच्छी नॉलेज हो और फिर उस टेक्नोलॉजी या टेक्निकल अरेंजमेंट पे अच्छी एक्सपीरियंस होनी चाहिए। स्टेप 5 क्या है, कोलैबोरेशन एग्रीमेंट। इफ द प्रोजेक्ट प्रोमोटर हैव एंटर्ड इनटू एग्रीमेंट विद फॉरेन कोलैबोरेटर, जो भी प्रोजेक्ट प्रोमोटर है वो क्या हो, फॉरेन कोलैबोरेटर के साथ एग्रीमेंट साइन करता है, तो वहाँ क्या टर्म्स एंड कंडीशन कुछ होते हैं जो दोनों पार्टीज के द्वारा म्यूचुअली अंडरस्टैंड किए जाते हैं या फिर म्यूचुअली साइन किए जाते हैं। द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ एग्रीमेंट शुड बी अंडरस्टूड बाय बोथ ऑफ पार्टी। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन रहने वाले हैं कोलैबोरेशन में
तो वो दोनों पार्टी के द्वारा इजिली अंडरस्टूडेबल होने चाहिए या फिर अंडरस्टूड होने चाहिए। इन दिस रिगार्ड फॉलोइंग पॉइंट शुड बी कंसिडर, इस रिगार्ड में कौन से पॉइंट्स कंसिडर किए गए हैं वो देखते हैं। द टेक्नोलॉजी प्रपोज टू बी इम्पोर्टेड सूट टू द लोकल कंडीशन, जो भी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट किए जा रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, लोकल कंडीशन के लिए फुलफिल या सुटेबल होनी चाहिए। द कोलैबोरेशन एग्रीमेंट शुड हैव नेसेसरी अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो कोलैबोरेशन आप एग्रीमेंट कर रहे हो वो किससे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड होने चाहिए। तीसरा क्या, द competence and reputation of the collaborator needs to be ascertained through possible census including the Indian embassy abroad and collaborator banker, जो भी कंपटीशन और रेपुटेशन होते हैं कोलैबोरेटर का उसको भी पॉसिबली क्या किया जाता है, सेंस किया जाता है, किसके द्वारा, इंडियन एम्बेसी के द्वारा और फिर कोलैबोरेटर बैंकर के द्वारा। ओके, अब देखो क्या है, देयर शुड नॉट बी एनी रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज इन द एग्रीमेंट दैट इंपोर्ट ऑफ इक्विपमेंट मशीनरी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट शुड बी चैनलाइज्ड टू द कोलैबोरेटर। देखो कोई भी एग्रीमेंट के टाइम में ऐसा रेस्ट्रिक्टिव क्लॉज नहीं होनी चाहिए जिससे क्या हो, कोलैबोरेटर जो वो आसानी से इक्विपमेंट या मशीनरी जो भी प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड है उसको वो इम्पोर्ट कर सके। ओके, देखो इट मस्ट बी इंश्योर दैट कोलैबोरेशन एग्रीमेंट डज नॉट इन्फ्रिंज अपॉन एनी पेटेंट। देखो आपको ऐसा इंश्योर करना चाहिए कि जो भी आप कोलैबोरेशन एग्रीमेंट बना रहे हो वो किसी भी पेटेंट राइट पर इन्फ्रिंज नहीं करता हो। ओके, मतलब उसके टर्म्स एंड कंडीशन को वायलेंट नहीं करता हो। उसके बाद क्या है, देयर इज फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन इन द प्रोजेक्ट बाय द कोलैबोरेटर, अगर फाइनेंशियल पार्टिसिपेशन होता है प्रोजेक्ट में कोलैबोरेटर के द्वारा, इट्स इफेक्ट ऑन द मैनेजमेंट ऑफ द यूनिट एंड ट्रांसफर ऑफ पेमेंट या पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द कोलैबोरेटर मे बी स्टडीड। तो उससे यूनिट के मैनेजमेंट में जो भी इफेक्ट पड़ रहा है या फिर जो भी पेमेंट का ट्रांसफर हो रहा है कोलैबोरेटर को, उसको आपको आसानी से समझना चाहिए या दोनों पार्टीज के द्वारा आसानी से अंडरस्टूडेबल होना चाहिए। 6 में क्या है, प्रोडक्ट मिक्स, कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंस हैव बीन वैरिंग विद प्रोडक्ट, देयरफॉर a vast product range has to introduce in the market in order to satisfy the customer need and preferences। देखो कस्टमर नीड और प्रेफरेंस के हिसाब से प्रोडक्ट हमेशा क्या होते रहते हैं, मार्केट में वैरी करते रहते हैं, इस वजह से वास्ट प्रोडक्ट की रेंज को मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है जिससे कस्टमर की नीड और प्रेफरेंस को सेटिस्फाई किया जा सके। फॉर दिस वेरिएशन इन साइज एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज नेसेसरी टू सेटिस्फाई द चॉइस ऑफ कस्टमर। तो आप जो प्रोडक्ट में के साइज में वेरिएशन कर रहे हो या फिर उसके प्रोडक्ट के क्वालिटी में चेंज कर रहे हो, वेरिएशन कर रहे हो, तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो कस्टमर के चॉइस को सेटिस्फाई करता रहे। अब देखते हैं सिलेक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। The machinery and equipment required for a project depends upon the production of technology purpose। देखो मशीनरी और इक्विपमेंट जो प्रोजेक्ट के लिए रिक्वायर्ड होती है वो किस पे डिपेंड करती है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो अडेप्ट की गई है या फिर प्लांट के साइज के प्रोपोज्ड पे, मतलब जो भी प्लांट की साइज डिसाइड हुई है उस हिसाब से आप मशीनरी और इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट के लिए करते हो, सिलेक्शन करते हो। बिफोर सिलेक्शन ऑफ मशीनरी, मशीनरी के सिलेक्शन से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान में रखा जाता है, उसको देख लेते हैं। टेक इनटू कंसिडरेशन आउटपुट प्लान, मतलब आपको हमेशा जो भी प्लान आपने बनाया है, जो भी उसकी आउटपुट आने वाली है उसको हमेशा कंसिडरेशन में रख के आपको उस हिसाब से प्लांट और मशीनरी की रिक्वायरमेंट होती है। मशीनिंग टाइमिंग एट ईच वर्क स्टेशन, आपको ये देखना होता है कि प्रत्येक वर्क स्टेशन पे मशीनिंग की क्या टाइम है, क्या वर्क हो रही है, कौन सी एफिशिएंट वर्क आ रही है गिवन टाइम में, तो वो सारी चीजें देखी जाती है। मशीन कैपेसिटी आफ्टर गिविंग ऑल नेसेसरी अलाउंस, सारी रिसोर्सेज गिवन देने के बाद मशीन की कैपेसिटी देखी जाती है कि मतलब गिवन टाइम में वो कितने नंबर ऑफ यूनिट प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद क्या है, सर्वे ऑफ मार्केट फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मशीनरी, उसके बाद अलग अलग टाइप के मशीनरी का सर्वे किया जाता है कि मार्केट में कौन सी मशीनरी अवेलेबल है और कौन सी नहीं, कौन सा सुटेबल होगा, कौन सा आइडियल होगा और कौन सा नहीं। उसके बाद क्या है, प्लांट लेआउट, द एफिशिएंसी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन डिपेंड्स अपॉन लेआउट एंड लेआउट फॉर मशीनरी। देखो जो मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन होती है उसकी जो एफिशिएंसी है वो किस पे डिपेंड करती है, प्लांट की लेआउट पे या फिर मशीनरी की लेआउट पे। मतलब अगर आप ढंग का प्लांट की लेआउट कर रहे हो या फिर मशीन की ढंग की लेआउट कर रहे हैं तो आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगी वो भी क्या होगी, एफिशिएंट वे में काम करेगी। तो यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर दिए हुए हैं जिसको क्या किया जाता है, प्लांट लेआउट के डिसीजन के टाइम में कंसिडर किया जाता है। तो पहला क्या है, द लेआउट शुड बी सच दैट फ्यूचर एक्सपेंशन ऑफ द प्लांट कैन बी डन विदाउट मच चेंज इन एग्जिस्टिंग प्लांट। देखो तो इस तरह के लेआउट को तैयार करना चाहिए कि जब फ्यूचर में अगर
एग्जिस्टिंग प्लांट में कुछ थोड़े बहुत चेंजेस करने पड़ जाएंगे तो उसमें ज्यादा खर्चे ना हो या फिर वो इजिली एक्सेसिबल हो। दूसरा क्या, इट शुड हैव स्मूथ फ्लो ऑफ मटेरियल एंड सेमी फिनिश्ड वर्क। देखो वो क्या होने चाहिए, पूरे अपने ऑनगोइंग प्रोसेस में स्मूथ फ्लो करे मटेरियल का या फिर सेमी अपने काम का क्या करते रहे, सेमी फिनिश्ड करते रहना चाहिए। देयर शुड बी प्रोविजन ऑफ क्वालिटी चेक एट वेरियस पॉइंट। देखो बहुत जरूरी होता है प्लांट के लेआउट में कि उसके वेरियस पॉइंट्स पे हमेशा उसकी क्वालिटी को चेक करते रहना चाहिए। इट शुड ऑफर द सेफ्टी ऑफ वर्कर, या वर्कर की सेफ्टी को भी ऑफर करता है। अगर आप वर्कर के सेफ्टी के हिसाब से प्लांट की लेआउट करते हो तो वो वर्कर को सेफ्टी प्रोवाइड करता है। देयर शुड बी प्रॉपर लाइटिंग एंड वेंटिलेशन, प्रॉपर लाइटिंग और वेंटिलेशन होनी चाहिए। और उसके बाद क्या है, लेआउट शुड फैसिलिटेट इफेक्टिव सुपरविजन ऑफ वर्क। मतलब आपको एक ऐसा लेआउट तैयार करना है जिससे वो क्या कर सके, वर्क में इफेक्टिव सुपरविजन में भी हेल्प करते रहे। ओके, मतलब आपको एक इफेक्टिव वर्क प्रोवाइड करके देता रहे। उसके बाद क्या है, लोकेशन ऑफ प्रोजेक्ट। ओके, अब देखते हैं, टू डिसाइड द प्लांट लोकेशन देयर आर वेरियस फैक्टर दैट शुड बी कंसिडर्ड। मतलब प्लांट की लोकेशन को डिसाइड करने से पहले यहाँ पर कुछ वेरियस फैक्टर हैं, उसको भी कंसिडर किया जाता है कि ऐसी जगह लोकेशन होनी चाहिए जहाँ पर रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल हो जाए, मार्केट की प्रॉक्सिमिटी अच्छी रहे, मतलब मार्केट नजदीक हो। ओके, लेबर मतलब एम्प्लॉयर आपको आसानी से मिल जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी आप अच्छे से बना सको या वहाँ पर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी भी आपको मिलती रहे, मतलब प्रॉपर एक एनवायरमेंटल कंडीशन फुलफिल करे। उसके बाद आपको प्रॉपर पावर और वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, गुड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए और साथ ही क्लाइमेट ऑफ द साइट, साथ में ही वहाँ की साइट की क्लाइमेट भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड या फिर आपके इंडस्ट्री या प्लांट से रिलेटेड सुटेबल या आइडल होने चाहिए। उसका एक लास्ट टॉपिक क्या है, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग। प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग है नथिंग बट अरेंजमेंट ऑफ ऑल फैसिलिटी इन टाइम फ्रेम। मतलब प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग क्या होता है, वो एक टाइम पेज में सारे फैसिलिटीज का अरेंजमेंट करता है। ओके, मतलब आप एक प्रॉपर टाइम में जो भी आपने प्रोजेक्ट डिसाइड कर रखा है विद गिवन कांस्टेंट में आप उसको प्रोजेक्ट को शेड्यूल करते हो, फिर प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हो। ओके, शेड्यूलिंग विल डिसाइड इन ऑर्डर ऑफ टाइम इन विच एक्टिविटीज टू बी परफॉर्म। मतलब शेड्यूलिंग आपको ये डिसाइड करता है कि आप कितने टाइम में वो एक्टिविटीज को परफॉर्म करने वाले हो। लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट शेड्यूल कैन बी गिवन है। यहाँ पर कुछ लॉजिकल सीक्वेंस एक्टिविटी की दी गई है जिसके हिसाब से प्रोजेक्ट शेड्यूल के हिसाब से उसको हम देखते हैं। पहला क्या आप करते हो, लैंड रिव्यू करना, मतलब भूमि का अर्जन करना। मतलब आप प्रॉपर लैंड लेते हो, उसके बाद साइट की डेवलपमेंट करते हो, फिर क्या करते हो, बिल्डिंग के लिए प्लानिंग प्रिपेयर करते हो, फिर बिल्डिंग बनाते हो। उसके बाद क्या है, रिसिप्ट ऑफ मशीनरी, अच्छा जो भी साइट के लिए आपने मशीनरी ली है उसके एक प्रॉपर रिसिप्ट आप बनाते हो। उसके बाद मशीनरी की इरेक्शन मतलब इंस्टॉलेशन करते हो। उसके बाद क्या है, कमीशन ऑफ प्लांट एंड देन लास्ट है कमिशमेंट ऑफ रेगुलर कमर्शियल प्रोडक्शन। उसके बाद आप क्या करते हो, प्लांट के लिए एक प्रॉपर कमीशन की व्यवस्था करते हो, जैसे कि जो भी प्रोजेक्ट की प्रोडक्ट बनने वाली है तो उससे आपको क्या बेनिफिट आने वाली है, तो वही हो गया, तो वही आएगा आपका क्या, प्लांट का कमीशन। उसके बाद क्या है, कमिशमेंट ऑफ रेगुलर कमर्शियल प्रोडक्शन। मतलब उसके बाद आप क्या करते हो, जो भी आप कमर्शियल प्रोडक्शन आप करने वाले हो उसको आप कुछ डेट डिसाइड करते हो जहां पर आप क्या करते हो, स्टार्ट करते हो अपने प्रोजेक्ट को। तो ये सारी चीजें हो गई प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग में। ओके, तो आई होप आप लोग अच्छे से समझे होंगे। मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोग अच्छे से समझो। तो ये पार्ट आपका कंप्लीट होता है। अब बच गया सिर्फ दो पार्ट, एनवायरमेंटल अप्रेजल, उसके बाद मार्केट अप्रेजल एंड देन मैनेजमेंट अप्रेजल। आई थिंक सो 3 पार्ट और रह गए हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आप लोगों को 1 से 2 दिन में वो सारे पार्ट मिल जाएं। और इसके लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब करके रखना, साथ में ही उसके बगल में एक बेल आइकन है उसे भी प्रेस करके रखना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि सारी यूनिट अपलोड हो रही है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और हाँ सब्सक्राइब करना। और हाँ, कमेंट में क्वेरी पूछना मत भूलना। ये बार बार मैं कह रही हूँ कि कोई भी क्वेरीज आ रही है कमेंट में आप जरूर पूछो, मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए बैठी हुई हूँ। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, बाय।